क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7A देख लेते हैं। फ्रॉम ग्रुप ऑफ 4 men and 5 women, हाउ मेनी कमिटी ऑफ साइज 3 आर पॉसिबल। ठीक है, विद नो रिस्ट्रिक्शन, विद 1 man and 2 women, with 2 men and 1 woman, if a certain man must be committee। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन जब होंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन मतलब जैसे कि हमें वुमेन या मैन की बात की गई हो, ठीक, किसी चीज़ की बात की गई हो, हाउ मेनी कमेटी या हाउ मेनी वेज, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे कि जिसमें हमसे हाउ मेनी कमेटी और हाउ मेनी वेज पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो जो प्रोबेबिलिटी, ये एक तरीके से प्रोबेबिलिटी नहीं होती, ठीक है, हाउ मेनी कमिटी हाउ मेनी स्पेस वाले क्वेश्चन जो हैं या तो वो कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो रहे होते हैं या तो वो परमुटेशन से सॉल्व हो रहे होते हैं। ये दो कंडीशन है, इन्हीं से सॉल्व हो सकते हैं और किसी से भी सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, जब भी आपके पास हाउ मेनी कमिटी या हाउ मेनी वेज के क्वेश्चन आए तो आप उसको या तो परमुटेशन से सॉल्व करेंगे या तो कॉम्बिनेशन से। लेकिन इसमें ये मर्जी नहीं है कि आप चाहें तो परमुटेशन से सॉल्व कर लें या आप चाहें कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर लें। इसमें कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है, अगर ये कॉम्बिनेशन से सॉल्व होंगे तो हमें हाउ मेनी कमिटी के बारे में पूछा जाएगा और हमें इस तरीके से इवेंट्स दिए जाएंगे, तो वो कॉम्बिनेशन के थ्रू जो है वो सॉल्व होगा। परमुटेशन से अगर वो सॉल्व होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाउ मेनी कमिटी है और इस तरीके से इवेंट्स ना दिए गए हो, तो वो परमुटेशन से सॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पे हमसे हाउ मेनी कमिटी पूछी गई है कि 4 men and 5 women है और हम कितनी कमेटियां बना सकते हैं कि इन 4 और 5 लोगों में से हम 3 लोग को सिलेक्ट करें। मतलब 4 men है एंड 5 women है, हम एक ग्रुप बना रहे हैं, मतलब एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें हम 3 का साइज रख रहे हैं, मतलब उसमें से 3 लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो वो कितनी कमेटियां बनेगी, तो अलग अलग कंडीशन दी हुई है कि भाई विद नो रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं है, तीनों लड़कियां हो सकती हैं, तीनों लड़के हो सकते हैं, या उसमें 2 लड़के 1 लड़कियां हो सकती हैं, मतलब मर्जी, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब जैसे पाबंदी होती है ना कि भाई एक कमेटी उसमें 2 ही लड़के होने चाहिए और 1 लड़की, ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब मर्जी है, तीनों लड़कियां आना चाहें तो कमेटी में तीनों लड़कियां भी आ सकती हैं, तीनों लड़के अगर आना चाहें तो तीनों लड़के भी आ सकते हैं। तो विद नो रिस्ट्रिक्शन का मतलब है उसमें कोई पाबंदी नहीं है। दूसरे में क्या कहा है, विद 1 man and 2 women, मतलब जो कमेटी हम बना रहे हैं साइज 3 की, उसमें 1 मैन होना चाहिए और 2 वुमेन होने चाहिए। ये लाजमी बात उन्होंने कह दी है, क्लियरली बात कह दी है कि उसमें 1 मैन लाजमी होना चाहिए और 2 वुमेन लाजमी होनी चाहिए। 3 में उन्होंने क्या कहा है कि भाई 2 मैन लाजमी होने चाहिए, 1 वुमेन लाजमी होने चाहिए, इफ अ सर्टेन मैन मस्ट बी कमेटी। अब आगे उन्होंने ये कहा है कि इफ़ अ सर्टेन मैन, मतलब एक खास मैन है, खास मैन मतलब एक शायद ये होता है कि भाई उनमें कोई मैनेजर वगैरह होगा कि उनको कहा है कि भाई 3 लोगों की हम कमेटी बना रहे हैं, एक लड़का है वो मैनेजर है, वो लाजमी जाएगा, तो अब 2 लोग की गुंजाइश बची कमेटी में। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि 2 men and 1 woman, ठीक है, मतलब 2 मैन होंगे उसमें और 1 वुमेन होंगी, और अगर खास जो एक मैनेजर है या एक लड़का है, खास लड़का है, वो तो लाजमी कमेटी में होना चाहिए। तो इसको किस तरीके से कॉम्बिनेशन के थ्रू हम करेंगे, ये मैं 1 by 1 आपको बताती रहूंगी। ठीक है ना, तो हाउ मेनी कमेटी या हाउ मेनी वेज के क्वेश्चन आए, ठीक है, और आपसे इस तरीके से जो है वो इवेंट्स दिए गए हों तो वो कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा इसमें कोई सैम्पल स्पेस वगैरह कुछ नहीं होता, हम डेटा बनाएंगे, डेटा में जिन लोगों की जिन चीज़ की बात की गई होगी उनकी क्वांटिटी लिखेंगे। यहाँ पे जो बात की गई है, लोगों की बात की गई है ना कि भाई 4 men एंड 5 women है, तो हमने लिख दिया भाई 4 men है एंड 5 women है। जस्ट ये डेटा जो है रेडी होगा। ठीक है, फिर हम इवेंट ए ले लेते हैं। इवेंट ए करके नहीं लिखिएगा, बस विद 1 करके विद नो रिस्ट्रिक्शन ले लिएगा कि पहली जो बात उन्होंने पूछी है वो विद नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब फिर हम एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें 3 साइज होना चाहिए, मतलब 3 लोग होंगे उस कमेटी में और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है, 3 लड़कियां आना चाह रही हैं 3 लड़कियां आ जाए, तीनों लड़कियां आना चाह रही हैं 3 लड़के आ जाएं, या आपस में डिसाइड कर लें भाई 2 लड़के होंगे 1 लड़कियां, या एक लड़का होगा 2 लड़कियां, इस तरीके से कमेटी बन जाएगी। तो कॉम्बिनेशन मतलब NCR, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं कैलकुलेट करेंगे, ये एक अलहदा हमें कॉम्बिनेशन का सवाल दिया है ना, तो हम यहाँ पे पूरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। NCR इज इक्वल टू N परमुटेशन R परमुटेशन N माइनस R परमुटेशन। NCR का ये फॉर्मूला है,
अगर हमें कैलकुलेटर से करना होता है तो हम ये नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ NCR लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन कॉम्बिनेशन के अगर आपको बिल्कुल अलग करके सवाल आपके पास पेपर्स में आए या जैसे 10 ईयर में आपके पास आए होंगे, तो आपने जो है वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है प्रॉपर, ठीक है। कैलकुलेटर यहाँ पर डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से कॉम्बिनेशन नहीं निकालेंगे। तो हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया। कॉम्बिनेशन में क्या किया भाई, एन का मतलब यहाँ पे लोगों की बात की गई है, जो लोग डिस्ट्रीब्यूट है मैन में एंड वुमेन में। तो जो टोटल लोग हैं वो कितने हैं भाई, 4 मैन है और 5 वुमेन है, तो टोटल कितने हुए 9, तो 9 लोग हैं। तो एन की जगह हमने लिख दिया 9 कि टोटल जो लोग हैं वो 9 है, उसमें से कितने मतलब, और आर का मतलब है कि कितने की सिलेक्शन की गई है, ठीक है। मतलब सिलेक्शन मतलब ये जो साइज है, ठीक है। आर जो ये साइज दिया गया है कि भाई 9 मतलब 4 मैन है और 5 वुमेन है, उसमें से जो है वो कमेटी जो बन रही है वो 3 की बन रही है ना। मतलब इन 9 लोगों में से हम 3 सिलेक्ट करेंगे ना। कमेटी का मतलब ये हुआ कि इन 9 जो लोग हैं इनमें से 3 सिलेक्ट करेंगे। तो आर का मतलब होता है सिलेक्शन, इनमें जो सिलेक्शन हो रही है। तो हमने जो है वो 9 लोग में से 3 सिलेक्ट करने, तो आर की जगह हमने 3 लिख दिया। इजिकल टू एन क्या था हमारा 9, हमने 9 परमुटेशन, आर क्या था हमारा 3 परमुटेशन, एन क्या था हमारा 9 माइनस आर क्या था हमारा 3 और ब्रैकेट के बाहर परमुटेशन आ गया। 9 से 3 ऐसे ही चलता रहेगा। इजिकल टू 9 का परमुटेशन लेंगे तो 3 6 2 8 8 0 आ जाएगा। 3 का परमुटेशन लेंगे तो 6 आ जाएगा। 9 माइनस 3 6 हो गया और परमुटेशन ऐसे आ गया। एन सी 3 इजिकल टू, ठीक है, तो 3 6 2 8 8 0 ये ऐसे आ गया। 6 ऐसे आ गया, 6 का परमुटेशन लिया तो आपने 7 2 0 आ गया, ठीक है। 9 से 3 इजिकल टू 3 6 2 8 8 0 ऐसे आ गया। 6 को 720 से मल्टीप्लाई करा तो 4 3 2 0 आ गया। इसको इससे डिवाइड करा तो हमारे पास 9 C 3 इजिकल टू 84 आया। तो ये कॉम्बिनेशन निकल गया है विद नो रिस्ट्रिक्शंस का, ठीक है। अब दूसरी बात में हमें कही है विद 1 मैन एंड 2 वुमेन, मतलब वो जो कमेटी हम 3 लोगों की बनाएंगे उसमें 1 मैन लाजमी होना चाहिए और 2 वुमेन लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है, मैन का अलग, ठीक है। अब वहां पे तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, ठीक है ना, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 4 मैन एंड 5 वुमेन है ना, तो इसका मतलब 9 लोग हो, उसमें से 3 सिलेक्ट करने अपनी मर्जी से। तो इसलिए बस NC3 का हमने जो है वो कॉम्बिनेशन निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक क्या कहेंगे कि एक शर्त रख दी है कि भाई जो कमेटी बनेगी उसमें 1 मैन होना चाहिए और 2 वुमेन होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैन का अलग कॉम्बिनेशन निकलेगा, वुमेन का अलग कॉम्बिनेशन निकलेगा, फिर आगे जाके ये कॉम्बिनेशन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 2 फॉर्मूले जो है वो कॉम्बिनेशन के यहाँ पे अप्लाई करे। एक जो है वो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैन के लिए अप्लाई किया और एक जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है वो मैंने वुमेन के लिए अप्लाई किया। तो मैंने लिखा कि भाई मैन टोटल कितने थे 4, तो मैंने एन की जगह 4 लिख दिया। कॉम्बिनेशन ऐसे आ गया। अब जो 4 मैन है उसमें से मैन कितने सिलेक्ट किए हैं, उसमें से 1 सिलेक्ट किए, तो मैंने आर की जगह 1 लिख दिया। इजिकल टू 4 परमुटेशन, आर क्या था भाई हमारा 1 परमुटेशन, एन 4 आर 1 और बाहर परमुटेशन, ठीक है। 4C1 इजिकल टू 4 परमुटेशन 24 आया, 1 परमुटेशन 1 आया, 4 माइनस 1 3 हो गया, परमुटेशन ऐसे आ गया। 4C1 इजिकल टू 24 ये ऐसे आ गया, 1 ऐसे आ गया, 3 का परमुटेशन लेंगे तो 6 आ जाएगा। 4C1 इजिकल टू 24 ऐसे आ गया, 1 6 6 6 1 6 6 4 24, तो 4C1 हमारा हो गया 4, ठीक है। अब हम वुमेन का कॉम्बिनेशन निकालते हैं। वुमेन का कॉम्बिनेशन किस तरीके से आप निकालेंगे, तो वुमेन के लिए आपने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया। टोटल वुमेन कितनी है 5, तो एन की जगह हमने 5 लिख दिया। कॉम्बिनेशन ऐसे आ गया। आर मतलब कि जो वुमेन है 5 उसमें से कितनी सिलेक्ट की गई हैं, 2 सिलेक्ट की गई हैं, तो आर की जगह हमने 2 लिख दिया। इजिकल टू एन क्या था हमारा 5 परमुटेशन, ठीक है। आर क्या था हमारा 2 परमुटेशन, एन क्या था हमारे पास 5, आर क्या था 2 और बाहर परमुटेशन आ गया। 5C2 इजिकल टू 5 परमुटेशन लिया 120 आया, 2 परमुटेशन लिया 2 आया, 5 माइनस 2 होते हैं 3 और परमुटेशन बाहर ऐसे आ जाएगा। 5C2 इजिकल टू 120 ऐसे आ गया, 2 ऐसे आ गया, 3 का परमुटेशन लेंगे तो आपके पास 6 आएगा। 5C2 इजिकल टू 120 ऐसे लेंगे, 2 6 12, 12 1 12 और 12 10 120, तो 5C2 इजिकल टू 10 निकला। तो ये वुमेन का कॉम्बिनेशन निकल गया, ये मैन का कॉम्बिनेशन निकल गया।
लेकिन ये इस तरीके से फाइनल आंसर नहीं आया। जैसे विद नो रिस्ट्रिक्शन का ये फाइनल आंसर था, लेकिन यहाँ पे फाइनल आंसर ये नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, आगे जाके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम एक वर्डिंग लिखेंगे, द नंबर ऑफ कमेटी ऑफ सिलेक्टिंग 1 मैन एंड 2 वुमेन। ठीक है, क्या हुआ, मतलब जैसे कि यहाँ पे विद नो रिस्ट्रिक्शंस थी, तो हमें 84 नंबर्स जो हैं वो दिए गए थे। मतलब ये हमने खुद कैलकुलेट करे थे कि अगर 3 लोगों की कमेटी बनाएं तो वो कमेटियाँ कितनी बन सकती हैं, वो बन सकती हैं 84। ठीक है, अब 1 मैन एंड 2 वुमेन, अगर हम एक कमेटी में 1 मैन लें और 2 वुमेन लें तो अब कितनी कमेटियाँ बन सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने जो है मैन का अलग कॉम्बिनेशन निकाला, वुमेन का अलग कॉम्बिनेशन निकाला। अब हम लिख रहे हैं कि भाई द नंबर ऑफ कमेटी ऑफ सिलेक्टिंग 1 मैन एंड 2 वुमेन। अगर हम 1 मैन एंड 2 वुमेन सेलेक्ट करते हैं तो जो कमेटियाँ बनेंगी वो ये नंबर्स की बनेगी। तो 4C1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5C2 से, मतलब ये जो 4C1 है, मतलब इसका जो कॉम्बिनेशन आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि मैन का जो कॉम्बिनेशन आया वो 4C1 मल्टीप्लाई बाय, और जो वुमेन का कॉम्बिनेशन आया वो 5C2। ठीक है, तो 4C1 का कॉम्बिनेशन क्या निकला 4, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे आ गया। 5C2 कॉम्बिनेशन क्या निकला हमारा 10, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 40 आ गया। ठीक है, ये 4 और 10 आप कहाँ से लेंगे, ये रहा कि 4C1 का कॉम्बिनेशन 4 निकला था, 5C2 का कॉम्बिनेशन 10 निकला था। तो आपने लिखा कि भाई ये 4C1 मल्टीप्लाई बाय 5C2, इसका आंसर लिखा, इसका आंसर लिखा, आपस में इसको मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आंसर है 40। कि अगर 1 मैन एंड 2 वुमेन हम लेते हैं, ठीक है, 1 मैन एंड 2 वुमेन अगर हम लेते हैं और इसी कमेटी अगर हम बनाते हैं तो 40 कमेटियां बन सकती हैं। ठीक है, अब थर्ड में उन्होंने बात की थी कि विद 2 मैन एंड 1 वुमेन इफ अ सर्टेन मैन मस्ट बी कमेटी। ठीक है, मतलब 2 मैन एंड 1 वुमेन होनी चाहिए। अगर एक खास जो लड़का है वो जो है वो लाजमी कमेटी में होना चाहिए। लेकिन को मतलब लाजमी मतलब ये होता है ना कि भाई कोई मैनेजर है, मतलब 3 लोगों की कमेटी बनेगी लेकिन उसमें एक मैनेजर आ जाता है, भाई वो तो लाजमी ही जो है ना कमेटी में होना चाहिए। तो वो इस तरीके की यहाँ पे बात की गई है। तो हम इसी तरीके से क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ विद 1 मैन एंड 2 वुमेन का अलग अलग कॉम्बिनेशन निकाले कि मैन का अलग वुमेन का अलग, इसी तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे भी मैन का अलग कॉम्बिनेशन निकलेगा और वुमेन का अलग कॉम्बिनेशन निकलेगा। तो 2 फॉर्मूले हमने कॉम्बिनेशन के अप्लाई किए। हमने लिखा कि भाई 4 जो थे वो मैन थे, उसमें से 2 सिलेक्ट किए गए थे, इजिकल टू जो n हुआ वो 3 हुआ हमारा। अब एक बात और यहाँ पे देखें, ये जो बात है कि विद 2 मैन एंड 1 वुमेन, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मैन लिए गए हैं और 1 वुमेन ली गई हैं। इफ अ सर्टेन मैन मस्ट बी कमेटी। अब जो 4 मैन है यहाँ पर, ठीक है 4 मैन है ना, इसमें से 2 मैन लिए गए हैं कमेटी में, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक खास मैन जो है वो तो लाजमी कमेटी में होना ही चाहिए। मतलब इस कमेटी को हटा के उन्होंने कहा है, ठीक है, इस कमेटी में उन्होंने जो है वो हटा के कहा है, लेकिन 3 लोगों से हट के नहीं। 3 लोगों की जो हम कमेटी बनाएंगे ना उसमें खास मैन तो लाजमी ही लाजमी है। ठीक है ना, उसमें जो खास मैन है वो तो लाजमी ही है, लेकिन उससे भी उन्होंने कहा है कि भाई 2 मैन एंड 1 वुमेन होनी चाहिए। अगर एक खास मैन कमेटी में अगर हो, ठीक है ना, एक खास मैन जो है वो कमेटी में बिल्कुल लाजमी हो, तो फिर हम नंबर्स कितने बनाएंगे कि जब 2 मैन एंड 1 वुमेन होंगी तो कमेटियाँ कितनी बन सकती हैं। तो हम क्या कहेंगे, हमने यहाँ पे मैन का कॉम्बिनेशन फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ पे वुमेन का करा। अब हम यहाँ पे जो मैन लिखेंगे वो हम 3 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 वुमेन मैन थे ना, 4 मैन थे ना हमारे पास, एक मैन तो चले गए यहाँ से। एक मैन को तो उन्होंने खास मतलब सर्टेन मैन कह दिया कि ये खास बंदा है, ये तो जरूर जाएगा। तो इसमें से अब 3 मैन बचे। ठीक है, ये बात जो है इसका लिंक है इनके मैन से। ठीक है, 4 मैन उनके पास हैं, वो कमेटी बना रहे हैं। 2 मैन थे, वो 2 मैन जो वो कमेटी में तो ले रहे हैं, और एक खास मैन वो कह रहे हैं लाजमी कमेटी में होना चाहिए। तो इसलिए हम 4 मैन से क्या करेंगे, एक मैन को माइनस कर देंगे कि इसमें से जो एक मैन है वो लाजमी कमेटी में। अब जो 3 मैन बचे उसमें से ये 2 सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि भाई हमारे पास जो अब मैन है ना वो 3 है, 4 नहीं है, क्योंकि एक तो खास बंदा है वो तो लाजमी कमेटी में होगा। अब हमारे पास 3 मैन बचे, तो 3 मैन लिखेंगे। सी
कितने उसमें से सिलेक्ट किए गए, उसमें से 2 सिलेक्ट किए गए, इजिकल टू n क्या हुआ 3 परमुटेशन, r हुआ 2 परमुटेशन, n r और बाहर हम परमुटेशन, n क्या है भाई 3, r क्या है 2 और ये परमुटेशन, ठीक है। फिर हमने क्या करा भाई n3c2 ऐसे ही चलता आएगा, इजिकल टू ऐसे ही चलता आएगा, 3 का परमुटेशन लेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 का परमुटेशन लेंगे तो 2 ही आएगा, 3 - 2 1 होता है और ये परमुटेशन ऐसे ही आ गया, 3c2 इजिकल टू 6 ऐसे आ गया, 2 ऐसे आ गया, 1 का परमुटेशन लेंगे तो 1 ही आएगा, 3c2 इजिकल टू 6 ऐसे आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3c2 का जो आंसर आया मतलब इसका कॉम्बिनेशन आया 3। अब हम मैन का कॉम्बिनेशन, वुमेन का कॉम्बिनेशन, वुमेन का फॉर्मूला अप्लाई किया, वुमेन कितनी थी 5 थी जिसमें से 1 सेलेक्ट की गई, इजिकल टू n परमुटेशन 5 था हमारा, ठीक है, r परमुटेशन 1 था हमारा, ये 5 n है हमारा, r जो है 1 है और बाहर परमुटेशन आ गया, ठीक है। 5 परमुटेशन लेंगे तो 120 आएगा, 1 परमुटेशन लेंगे 1 ही आएगा, 5 - 1 कितना होता है 4 और ये परमुटेशन का साइन ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और 5c1 ऐसे, 5c1 अच्छा चलता हुआ आएगा, 5c1 इजिकल टू 120 ऐसे आ गया, 1 ऐसे आ गया और 4 का परमुटेशन लेंगे तो 24 आएगा, 4c1 इजिकल टू 120 ऐसे आ गया, 1 को 24 से मल्टीप्लाई करा तो 24 आया, ठीक है। अब ये 24 के टेबल से कटिंग हो रहा है, 24 1 ज़ा 24 और 24 5 ज़ा 120, तो 5c1 इजिकल टू 5, जब हमने वुमेन का कॉम्बिनेशन निकाला तो वो आया 5, ठीक है। अब ये हमने मैन का कॉम्बिनेशन निकाल लिया और वुमेन का कॉम्बिनेशन निकाल लिया। अब हम कमेटी बताएंगे, मतलब कमेटी के नंबर बताएंगे कि अगर 2 मैन हो और 1 वुमेन हो और एक खास लड़का जो है वो लाजमी ही जो है वो कमेटी में हो, तो कितनी कमेटियां जो हैं वो बन सकती हैं। द नंबर ऑफ कमेटी of selecting 2 men and 1 woman if a certain man must be committee, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर हम 2 men and 1 woman लें, ठीक है, 2 men and 1 woman लें हम, और एक खास लड़का जो वो कमेटी में ज़रूर हो, ठीक है, खास बंदा जो वो कमेटी में ज़रूर हो, तो कितनी कमेटियां बन सकती हैं। तो हमने लिखा कि भाई हमने यहाँ पे लिखा मैन का कॉम्बिनेशन, मैन का कॉम्बिनेशन हमने 3c2 निकाला, ठीक है, हमने 3c2 निकाला, ये रहा 3c2, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे वुमेन के कॉम्बिनेशन से, तो वुमेन का कॉम्बिनेशन जो था वो 5c1 था, तो ये मैन का कॉम्बिनेशन हो गया, ये वुमेन का कॉम्बिनेशन हो गया और ये वो खास बंदा हो गया, सही है। यहाँ पे सिर्फ मैन एंड वुमेन की बात नहीं की थी, एक खास पर्सन की भी बात की थी यहाँ पे, ठीक है, एक सर्टेन पर्सन की भी बात की थी कि वो कमेटी में ज़रूर होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने मैन के कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई करा वुमेन के कॉम्बिनेशन से और मल्टीप्लाई कर दिया उस सर्टेन पर्सन से जो एक खास बंदा था, ठीक है। तो 3c2 क्या आया हमारा 3, 5c1 क्या आया था हमारा 5 और ये 1 ऐसी कैसे आ गया, 3 5 ज़ा 15 और 15 1 ज़ा 15, तो नंबर ऑफ कमेटी हमें पता चल गया। मतलब अगर 2 मैन लें और 1 वुमेन लें और एक खास पर्सन जो है, एक खास पर्सन, एक सर्टेन पर्सन जो वो लाजमी कमेटी में हो, तो 15 कमेटियां जो हैं वो बन सकती हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी कमेटी या हाउ मेनी कमेटी नहीं, हाउ मेनी वेज भी आ सकते हैं, ठीक है। तो उसको कॉम्बिनेशन से या परमुटेशन के थ्रू निकालेंगे आप, लेकिन क्या कॉम्बिनेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए कि उसके लिए इस तरीके से इवेंट्स दिए जाएंगे और हमें सिलेक्शन की भी बात की जाएगी कि भाई इतने मैन इतने वुमेन थे, इसमें से इतने सिलेक्ट हुए, फिर उन्होंने इस तरीके से इवेंट्स दिए। तो ये कॉम्बिनेशन का जो है ना वो, ये कॉम्बिनेशन के एक हिंट है कि अगर कोई सवाल है और आपको पहचान करनी है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये कॉम्बिनेशन है या ये कॉम्बिनेशन के थ्रू करें या परमुटेशन के लिए करें। तो ये जो चीज़ होती है ना कि हाउ मेनी कमेटी में जो है वो साइज मतलब सिलेक्शन के लिए बताया गया हो कि इतनी मैन थी इतने वुमेन थे और हमने इतने सिलेक्ट किए और इस तरीके से इवेंट्स दिए हो, तो वो कॉम्बिनेशन के ही थ्रू जो है वो सॉल्व होंगे, ठीक है। और अगर इस तरीके से सिलेक्शन की बात नहीं की गई हो, ठीक है, इस तरीके से इवेंट्स भी ना दिए गए हों और हाउ मेनी कमेटी या हाउ मेनी वेज पूछे जाए, तो वो परमुटेशन के थ्रू सॉल्व होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7A जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7B देख लेते हैं। The probability of selection a candidate for a post is 1 divided by 7 and for a second candidate is 1 divided by 5. What is the probability that both of them will be selected, none of them will be selected? देखें, प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की, ठीक है, एक पोस्ट के लिए जो है एक कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताई हुई कि वो कैंडिडेट जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसके चांसेस है 1 डिवाइड बाई 7, और जो सेकंड कैंडिडेट है वो भी सिलेक्ट हो सकता है, उसके चांसेस हैं 1 डिवाइड बाई 5।
मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी दी हुई है? सिलेक्शन की, ठीक है, कि भाई एक पोस्ट होगी, उसके लिए एक स्टूडेंट को जो है वो हायर किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दी हुई है ए, जो कैंडिडेट ए है उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/7, और कैंडिडेट जो सेकंड कैंडिडेट है उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/5। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? क्या होगी कि दोनों सिलेक्ट हो गए, दोनों की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि भाई कैंडिडेट जो मतलब एक कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7, और जो सेकंड कैंडिडेट है वो जो सिलेक्ट हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। तो उन्होंने अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी भाई दोनों सिलेक्ट हो गए, और दूसरे में उन्होंने कहा है कि दोनों ही सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। तो ये इसको किस तरीके से करेंगे? हम यहाँ पे डेटा प्रिपेयर करेंगे कि भाई इसको प्रोबेबिलिटी ए का नाम देंगे 1/7, और इसको प्रोबेबिलिटी बी का नाम देंगे 1/5। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिख के लिखा कि बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे जो वो इंटरसेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई बाय बी बी। तो हमने क्या लिखा? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए क्या है 1/7, मल्टीप्लाई का साइन आ गया, प्रोबेबिलिटी बी क्या है 1/5, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीका होता है? अगर दो फ्रैक्शन हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो हम क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 1 से 1 हो गया और 7 5 से 35 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी निकला 1/35। मतलब दोनों अगर सिलेक्ट हो सकते हैं, दोनों अगर सिलेक्ट हो जाएं तो उनकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/35, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि दोनों सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, दोनों सिलेक्ट नहीं हुए। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे, देखें, एक जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, मैंने इसमें बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के बराबर होती है। तो उसमें वो प्रोबेबिलिटी भी होती है जो हमसे पूछी जाती है, और उसमें वो प्रोबेबिलिटी भी होती है जो हमसे नहीं पूछी जाती। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो सिलेक्शन की दी हुई थी कि कैंडिडेट जो ए है वो सिलेक्ट हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये, और कैंडिडेट बी जो है वो सेकंड कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये थी। तो यहाँ पे वो कहता है कि दोनों सिलेक्ट हो गए, तो हमने क्या करा? दोनों की प्रोबेबिलिटी को आपस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आंसर लिया। अब वो कह रहे हैं दोनों ही सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, दोनों ही सिलेक्ट नहीं हुए। तो ये सिलेक्शन की थी ना, ठीक है। 1 प्रोबेबिलिटी जो होती है उसमें वो प्रोबेबिलिटी भी होती है जो पूछी जाती है, और वो भी होती है जो नहीं पूछी जाती। तो यहाँ पे हमसे जो पूछी गई थी वो सिलेक्शन की पूछी गई थी। अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? अनसिलेक्शन की, मतलब वो बंदा सिलेक्ट ही नहीं हुआ, जो कैंडिडेट है वो सिलेक्ट ही नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे? ये जो दोनों प्रोबेबिलिटी है ना, पी ए पी बी, इनको 1 1 से माइनस कर देंगे, तो हमें वो प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी जो हमसे पूछी गई है। अब हमने बोला डेटा किस तरीके से बनाएंगे? पी ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम प्रोबेबिलिटी ए में से जब हम 1 को माइनस कर देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। ये मैंने बताया था कि जब हम प्रोबेबिलिटी को, कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है उसको 1 से मतलब कोई प्रोबेबिलिटी हो और वो हम पता नहीं लगा पा रहे, और वो प्रोबेबिलिटी हम पता लगा सकते हैं जो हमसे नहीं पूछी गई, तो उसको हम जो है वो नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि अब हम, ठीक है, तो डेटा बनाएंगे, हम प्रोबेबिलिटी कौन सी पता लगाएंगे? नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट। तो उसको प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे इज इक्वल टू 1 - 1/7। प्रोबेबिलिटी ए क्या थी हमारी? 1/7, उसको हम 1 से माइनस कर देंगे तो उसका आंसर आएगा 6/7। तो ये प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा कि हम 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी बी, तो इज इक्वल टू 4/5। तो ये प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी जो दी हुई है सवाल में, ये हमें सिलेक्शन की दी हुई है। अब वो बंदे जो दो बंदे थे, दो कैंडिडेट थे, दो स्टूडेंट्स थे, वो सिलेक्ट नहीं हुए, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जो है ना वो 1 1 से माइनस कर देंगे, तो हमें जो है वो अनसिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी, ठीक है। और नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये यहीं से देख लें कि जब नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, ठीक है, जब इसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाए कि जो दोनों कैंडिडेट हैं वो सिलेक्ट ही नहीं हुए, तो उसका फॉर्मूला होगा पी ए कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाय पी बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब पी ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें और पी बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। वो कैसे पता चलेगा? कि जो प्रोबेबिलिटी ए दी हुई उसको 1 से माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट पता चल जाएगा। और प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट कैसे पता चलेगा? कि प्रोबेबिलिटी बी को 1 से माइनस कर देंगे। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट को मालूम करने के लिए हमने क्या किया कि 1 को माइनस कर दिया प्रोबेबिलिटी ए से,
और प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से मालूम किया कि 1 में से माइनस कर दे प्रोबेबिलिटी बी को। तो ये प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट और ये प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारे पास 6/7, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे आएगा। प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट आया हमारे पास 4/5, 6 4s are 24, 7 5s are 35। ये किसी के टेबल से नहीं कट हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस तरीके से मैं आपको माइनस करना बता देती हूँ कि अगर एक कांस्टेंट हो और वो एक फ्रैक्शन से माइनस हो रहा हो तो किस तरीके से होता है। तो देखें यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि ये जो 1 है, 1 जो माइनस हो रहा है किससे हो रहा है, 1/7 से। ठीक है, ये हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको इससे माइनस कर रहे हैं। तो एक कांस्टेंट होना, एक फ्रैक्शन से वो माइनस नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 कंसीडर करेंगे। जब भी दो फ्रैक्शन हो और आपस में प्लस माइनस का साइन हो तो वो एकदम से माइनस नहीं हो सकते, पहले मल्टीप्लिकेशन होगी फिर जाके वो माइनस होंगे। ठीक है, फिर जाके वो माइनस होंगे। तो सबसे पहले जो है जब दो, ठीक है, कभी भी इस तरीके से हो कि भाई एक कांस्टेंट हो, ठीक है, एक कांस्टेंट हो और एक फ्रैक्शन से वो माइनस हो रहा हो तो डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकता, पहले मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी कि भाई यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ पे फ्रैक्शन था, हमने इसको भी फ्रैक्शन बना दिया, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 1 कंसिडर करा। हम अच्छा प्लस माइनस का जब निशान हो, एक दो फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस माइनस का निशान होता है तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है और ये आपस से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 7 जा 7, 1 1 जा 1। ठीक है, जैसे 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, माइनस का साइन ऐसे आ गया और ये आपस से मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 1 जा 7, तो 7 में से 1 गया, अब ये माइनस हो रहा है तो 7 में से 1 गए, कितने बचे 6 और ये 7 नीचे आ गया तो ये 6 7 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से ये भी आप इसी तरीके से करेंगे कि आप 1 में से आप माइनस करें 1 5 को तो ये माइनस नहीं कर सकते, यहाँ कुछ नहीं है तो हमने 1 कंसिडर करा। जब दो फ्रैक्शन हो और प्लस माइनस का बीच में साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, डायरेक्ट हम प्लस माइनस नहीं करते। तो 1 5 जा 5 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन है वैसे का वैसे आ जाएगा और ये भी आपस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो वो डिनोमिनेटर है वो भी आपस से माइनस हो जाएंगे। तो 5 1 जा 5, 5 में से 1 जाएंगे तो 4 बचेगा और 5 नीचे आ जाएगा तो ये 4 5 आ गया। ठीक है, कभी भी एक कांस्टेंट हो और बराबर में फ्रैक्शन हो और आपने माइनस करना हो तो आप डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, मतलब जो अकेला कांस्टेंट होगा ना उसको भी आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर जाके आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्रॉस, उसके बाद फिर आप प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का सी देख लेते हैं। सी जो था वो सी में क्या कह रहे हैं, गिवन प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 0.40 और ये कॉमा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू 0.24, फाइंड प्रोबेबिलिटी ए डिवाइडेड बाय बी, और 2 में जो पूछा गया प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, और 3rd में जो पूछा गया वो ए कॉम्प्लीमेंट। तो अच्छा ये जो कहलाती है ना प्रोबेबिलिटी ए डिवाइड बाय बी, ये क्या कहलाती है कि ए जो है वो बी पे डिपेंडेंट है, मतलब ए बी पे डिपेंडेंट है, वो वाली प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करें। मतलब प्रोबेबिलिटी ए डिपेंडेंट बी, मतलब ए जो बी पे डिपेंडेंट है। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले जो, ठीक है, अब ये 3 प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है और हमें जो डेटा दिया गया है वो जस्ट ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम डेटा प्रिपेयर करेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी ए है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी बी है हमारे पास और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी दिया हुआ है और ये 3 चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ए डिपेंडेंट बी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि इसको ए डिपेंडेंट बी कहते हैं कि ए जो है वो बी पे डिपेंडेंट है। तो ए डिपेंडेंट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी बी। जब हम प्रोबेबिलिटी ए डिपेंडेंट बी कैलकुलेट करते हैं तो उसका प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ए डिवाइडेड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी बी। तो प्रोबेबिलिटी ए डिवाइडेड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी के हमारे पास 0.24, प्रोबेबिलिटी बी के हमारे पास 0.40। 0.24 को डिवाइड करा 0.40 से तो प्रोबेबिलिटी ए डिपेंडेंट बी जो आई वो 0.6 आई। ठीक है, अब जो दूसरी चीज़ है वो है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी में क्या, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, अच्छा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी के ना 2 फॉर्मूले होते हैं।
या तो ये फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू PA, मतलब प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B, एक फॉर्मूला ये हो गया। और दूसरा फॉर्मूला ये होता है कि प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B। ठीक है, दो तरीके से इसके फॉर्मूले हैं। तो जिस तरीके का हमें डेटा गिवन होता है हम उस टाइप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये चीज़ नहीं दी गई होती, मुझे बस A की प्रोबेबिलिटी दी गई होती और B की प्रोबेबिलिटी दी गई होती, तो मैं क्या करती, इसका जो वो फॉर्मूला है उसी में इतना लगाती कि प्रोबेबिलिटी A को हम प्लस कर देंगे प्रोबेबिलिटी B से। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो A इंटरसेक्ट B की भी दी गई है, तो मैं फॉर्मूला जो है वो दूसरा लगाऊंगी। तो उसका फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा कि प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B। प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A है हमारे पास 0.6, प्रोबेबिलिटी B है 0.40 और माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्ट B है हमारे पास 0.24। ठीक है, 0.6 को प्लस करें 0.40 से, इसका जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देंगे 0.24 से, तो प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल टू 0.76 आई हमारे पास। ठीक है, तो ये A यूनियन B भी कैलकुलेट हो गया, मतलब A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट हो गई। अब थर्ड चीज़ जो है वो प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट मैं आपको यहाँ पे बता के आई थी कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट पता करते हैं तो क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी A जो हमें गिवन होती है उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट हम किस तरीके से पता करेंगे, प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट कैसे पता करेंगे कि प्रोबेबिलिटी A जो दी गई होगी उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी। तो उसका हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कि प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A। प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 ऐसे आ गया, माइनस ऐसे आ गया, प्रोबेबिलिटी A क्या थी हमारे पास 0.6 लिख दी, 1 में से माइनस करा 0.6 तो प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट आई हमारे पास 0.4। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सी पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमें डेटा, मतलब हमें जो प्रोबेबिलिटी जो है वो खुद निकाल के दे देंगे और हमें जो है वो अलग अलग चीज़ें हमसे इस तरीके से पूछ लेंगे और हमें अलग अलग तरीके से जो फॉर्मूला अप्लाई करने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का डी पार्ट देख लेते हैं हम। तो डी पार्ट में क्या था भाई, देख लेते हैं। आ कॉलेज प्लेस 12 फुटबॉल्स गेम्स ड्यूरिंग अ सीजन, इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम द सीजन 7 विंस 3 लॉसेस एंड 2 टाइज। ठीक है, वो कह रहे हैं भाई एक कॉलेज है और उसमें 12 फुटबॉल्स खेले जाते हैं एक ही सीजन में। ठीक है, एक सीजन के दौरान में 12 फुटबॉल्स खेले जाते हैं, कॉलेज होगा, सही है। वो कह रहे हैं भाई कितने वेज बन सकते हैं कि अगर टीम जो है, ठीक है, अगर टीम जो है 12 फुटबॉल्स गेम्स खेले जाते हैं एक कॉलेज में एक ही सीजन में। अब वो कह रहे हैं कितने वेज बन सकते हैं कि अगर टीम जो है वो उस सीजन का जो गेम है उसमें 7 जीत जाए, 3 जो है वो हार जाए और 2 जो है वो टाई हो जाए। टाई का मतलब है कि बराबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जो टीम ए है उसने अगर 100 का टारगेट दिया है तो टीम बी ने भी 100 का टारगेट बना लिया, तो ये होता है बराबर हो गया गेम। टाई का मतलब ये हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर हाउ मेनी वेज के क्वेश्चन आते हैं आपके पास या हाउ मेनी कमेटी के क्वेश्चन आते हैं तो वो कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं या तो वो परमुटेशन के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन हाउ मेनी वेज का तो क्वेश्चन आया है, लेकिन यहाँ पे आपको वो इवेंट्स दिख रहे हैं, इवेंट्स नहीं दिख रहे। यहाँ पे किसी सिलेक्शन की बात की है, यहाँ पे कोई सिलेक्शन की बात नहीं की। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई एक कॉलेज है उसमें 12 फुटबॉल्स खेले जाते हैं ड्यूरिंग अ सीजन में, उसमें से कितने वेज बन सकते हैं कि अगर टीम जो वो 7 जीत जाए, 3 हार जाए और 2 जो वो टाई हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाउ मेनी वेज वाला क्वेश्चन तो है लेकिन ये परमुटेशन से सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें जो वो सिलेक्शन की कोई बात नहीं की हुई, ना ही हमें इवेंट्स दिए गए हैं। तो परमुटेशन से किस तरीके से सॉल्व होगा, सबसे पहले उसके लिए हमें डेटा प्रिपेयर करना होता है कि यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई है। जो मेन चीज़ है, बेसिक चीज़ है, वो किस चीज़ की बात की है, यहाँ पे फुटबॉल्स की बात की गई है, फुटबॉल्स गेम्स की बात की गई है। तो उसकी क्वांटिटी लिखेंगे हम। तो हमने लिखा कि 12 फुटबॉल्स गेम्स थे। ठीक है, तो हमने लिखा n इज इक्वल टू 12 है हमारा। ठीक है, उस 12 फुटबॉल्स में से टीम जो है वो 7 जीत सकती है, 3 हार सकती है और 2 टाई हो सकते हैं। तो उसके कितने वेज बन सकते हैं, तो हमने इसको n1 का नाम दिया, इसको हमने n2 का नाम देना है और इसको हमने n3 का नाम देना है। तो n1 हो गया 7 विंस, n2 हो गया 3 लॉसेस और n3 हो गया 2 टाइज।
परमुटेशन में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि गेम्स वगैरह की कोई बात की गई होगी या इस तरीके से कोई फूड्स वगैरह की कोई बात की गई होगी, इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एन हो गया। जो यहाँ पे जिस चीज़ की बात, मतलब यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है वो गेम्स की बात की है ना, फुटबॉल्स गेम की, तो उसकी क्वांटिटी होगी, उसकी क्वांटिटी एन कहलाएगी। तो यहाँ पे फुटबॉल गेम्स की बात की गई थी, वो 12 थे, तो एन 12 हो गया, जिसमें से और ये जो 7 विंस का आएगा कि भाई इन हाउ मेनी वेज कैन द टीम द सीजन 7 विंस 3 लॉसेस एंड 2 टाई, कि कितने वेज बन सकते हैं कि अगर टीम जो है वो 7 जीत जाए, 3 हार जाए और 2 टाई हो जाए। तो ये N1 हो गया, ये N2 हो गया और ये N3 हो गया। ठीक है, ये हमने डेटा प्रिपेयर कर लिया। परमुटेशन का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, वो जो वर्ड दी जाते हैं, जैसे फाइंड द वर्ड्स ऑफ द परमुटेशन होता है ना कि करीम वगैरह यूनिवर्सिटी, सेक्शन सी की बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन बताया था। तो परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन परमुटेशन इज इक्वल टू एन परमुटेशन, और जितने भी N1 N2 या N3 दिए गए थे उनको हम नीचे लिखते हैं और परमुटेशन का साइन लगा के। तो यहाँ आता है एन परमुटेशन, फिर यहाँ आएगा N1 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय N2 परमुटेशन मल्टीप्लाई बाय N3 परमुटेशन। जितने भी ये N1 N2 N3 दिए जाएंगे वो हम इस तरीके से नीचे लिखते रहेंगे। अब ये कितने भी हों, यहाँ पे सिर्फ 3 थे, सिर्फ N1 था, N2 था और N3 था। ठीक है, परमुटेशन इज इक्वल टू एन परमुटेशन क्या था हमारा 12 परमुटेशन, N1 क्या था हमारा 7 परमुटेशन, N2 क्या था हमारा 3 परमुटेशन और N3 क्या था हमारे पास 2 परमुटेशन। अच्छा, ये N मैंने कहाँ से लिया, यहाँ से। ठीक है, फिर N1 लूँगी, N2 लूँगी, फिर N3 लूँगी। सही है, तो इसी तरीके से N लिया मैंने 12 परमुटेशन आ गया, N1 लिया मैंने 7 परमुटेशन आ गया, मल्टीप्लाई बाय N2 लिया मैंने 3 परमुटेशन आ गया, मल्टीप्लाई का साइन N3 लिया मैंने 2 परमुटेशन आ गया। ठीक है, P इज इक्वल टू 12 परमुटेशन लेंगे तो 4 7 9 0 0 1 6 0 0 आएगा। 7 का परमुटेशन लेंगे तो 5 0 4 0 आएगा, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे आ जाएगा। 3 परमुटेशन लेंगे तो 6 आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 2 परमुटेशन लेंगे तो 2 आएगा। सही है, ये अपाउंड में बनाना भूल गई हूँ, ये मैंने अपाउंड बना दिया। सही है, अब क्या करेंगे, परमुटेशन इज इक्वल टू 4 7 9 0 0 1 6 0 0 तो हमने ऐसे लिख दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 0 4 0 को मल्टीप्लाई करा 6 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करा 2 से, तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 60480। ठीक है, 60480 हमारे पास आंसर है। अब मैंने इसको इससे डिवाइड करा तो मेरे पास आंसर है 7920। ठीक है, 7920 ये परमुटेशन आ गया कि अगर 12 फुटबॉल्स गेम है और एक टीम जो है वो 7 जीत जाए, 3 जो है वो लॉस हो जाए मतलब हार जाए, और 2 जो है वो टाई हो जाए, तो 7920 वेज उसके बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 का डी पार्ट था वो आप लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 का ई पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ई पार्ट क्या है वो देख लेते हैं। Our class contains 16 boys and 10 girls, of which half of the boys and half of the girls are fat. Find the probability that a student chosen at random is a boy or a fat student. ठीक है, एक क्लास होगी उसमें 16 बॉयज़ हैं एंड 10 गर्ल्स हैं, और 16 बॉयज़ एंड 10 गर्ल्स जो हैं उनमें से हाफ जो हैं वो बीमार हैं, फैट है, हाफ बीमार हैं वो। ठीक है, तो 16 बॉयज़ अगर आप हाफ करें तो 8 बनता है, तो 8 बॉयज़ जो हैं वो बीमार है। 10 गर्ल्स का अगर आप हाफ करें तो 5 बनता है, तो 5 गर्ल्स जो हैं वो बीमार हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछी है कि हमने दैट अ स्टूडेंट चूज एट रैंडम, अचानक हमने एक स्टूडेंट जो है वो चूज करा है, इज अ बॉय और अ फैट स्टूडेंट। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी बताएं हमें कि हमने एक स्टूडेंट जो है वो चूज करा है, ठीक है, रैंडम अचानक। ठीक है, तो वो जो है वो एक लड़का है, वो जो एक स्टूडेंट हमने चूज करा है अचानक वो एक लड़का है, या तो वो एक फैट स्टूडेंट है, मतलब या तो वो हमने एक बॉय में से लिया है, या वो कह रहे हैं कि वो फैट स्टूडेंट है। तो हम आप बॉय की भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और फैट स्टूडेंट की भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और बीच में जो है वो और का साइन है, मतलब एक ही प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछी है हमसे और उसमें मजीद 2 पूछनी है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए इवेंट एक ही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूज एट रैंडम इज अ बॉय और अ फैट स्टूडेंट, कि हमने एक स्टूडेंट को अचानक से जो वो चूज करा, वो आ बॉय है और आ फैट स्टूडेंट है, या तो वो लड़का है या तो वो फैट स्टूडेंट में से कोई एक है। तो हमसे एक ही इवेंट में 2 प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है, तो हम आप बॉय की पहले बताएंगे, फिर हम आप फैट स्टूडेंट की बताएंगे।
फिर हम देखेंगे कि इनमें कोई कॉमन चीज़ है, कोई कॉमन बात है। अगर कोई कॉमन बात हुई तो वो ज्वाइंट कहलाएगा, अगर कोई कॉमन बात नहीं हुई तो वो डिसज्वाइंट कहलाएगा। तो देखते हैं आगे चल के कि इसमें कोई कॉमन बात है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, और मैंने जो है ठीक है प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ पे जो है वो डाइस वगैरह की कोई बात नहीं, क्वीन वगैरह की कोई बात नहीं। डाइस या क्वीन के अलावा कोई सी भी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जाएगी जो सिंपल प्रोबेबिलिटी है, वो हम कॉम्बिनेशन के थ्रू ही कैलकुलेट करेंगे। तो सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू NCR, सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू N का मतलब टोटल। यहाँ पे जो है वो क्लास की बात की गई है कि एक क्लास में जो है वो 16 बॉयज हैं एंड 10 गर्ल्स हैं। तो टोटल उस क्लास में कितने जो है स्टूडेंट्स हैं, तो 16 और 10 को प्लस करेंगे तो 26 हुआ। तो उस क्लास में 26 बच्चे हैं, 26 स्टूडेंट्स हैं। तो N की जगह हमने 26 ले लिया, C ऐसे आ गया R की जगह। अब वो जो 26 स्टूडेंट्स हैं उसमें से कितने सेलेक्ट किए गए हैं, तो 1 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए, तो हमने R की जगह 1 लिख दिया। 26C1 मतलब इसका कॉम्बिनेशन हम निकालेंगे तो 26C आएगा। अब हम इवेंट ए लिखते हैं कि भाई आप बॉय और अ फैट स्टूडेंट, मतलब एक ही इवेंट बोला हुआ है कि आप बॉय और अ फैट स्टूडेंट। तो हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पहले आप बॉय की निकालेंगे, आप फैट स्टूडेंट की निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, कॉम्बिनेशन से। प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू NCR, प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू आप बॉय की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। तो जो टोटल बॉयज है वो कितने हैं, तो हमने बोला 16 बॉयज हैं। तो हमने लिखा 16 बॉयज में से कितने सेलेक्ट किए गए हैं, 1, तो 1 लिख दिया। 16C1 जब हम लेंगे तो 16 आएगा। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NA डिवाइड बाई NS। NA क्या हुआ हमारा 16, तो ये 16 लिख दिया। NS हमारा क्या हुआ, सैम्पल स्पेस 26 लिख दिया। मैंने बताया था जब ज्वाइन या डिसज्वाइन हम कर रहे होंगे तो आप कटिंग नहीं करिएगा, जस्ट वैल्यूज पुट कर दिएगा। तो हमने बस NA NS की वैल्यूज पुट कर दी। अब हम आप फैट स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसको हम प्रोबेबिलिटी B का नाम देंगे। प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू NCR, प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है आप फैट स्टूडेंट की बात की है, तो अब देखते हैं फैट स्टूडेंट कितने हैं। तो मैंने कहा था कि भाई 16 बॉयज हैं एंड 10 गर्ल्स हैं, हाफ बॉयज फैट है हाफ गर्ल्स फैट है। तो 16 बॉयज का हाफ कितना होगा, 8, तो मैंने लिया 8 फैट बॉयज हैं, और 10 गर्ल्स का अगर हाफ लेते हैं 5, तो 5 जो है वो फैट गर्ल्स हैं। तो टोटल फैट स्टूडेंट्स कितना है, 13, ठीक है। 8 जो है वो फैट बॉयज हैं और 5 जो है वो फैट गर्ल्स हैं, तो टोटल फैट स्टूडेंट्स जो है वो 13 है। तो यहाँ पे हम जो है वो आप फैट स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने, तो हमने कहा कि 3 जो है वो फैट स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 1 सेलेक्ट किया गया है। प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू, ठीक है, R का मतलब होता है कि जो सिलेक्शन है, और N का मतलब होता है टोटल। तो फैट स्टूडेंट की निकालना है तो टोटल फैट स्टूडेंट बताना है, तो मैं यहाँ रफ कॉलम में बता दिया कि भाई 13 फैट स्टूडेंट्स हैं, तो 13 में से 1 सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू, जब 13C1 इसका कॉम्बिनेशन लेंगे तो 13 ही आएगा। प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू NB डिवाइड बाई NS। प्रोबेबिलिटी B इज इक्वल टू, NB क्या था हमारा 13, NS था हमारा 26। इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है, हम इसी कटिंग नहीं करेंगे अब, ठीक है। जब भी ज्वाइन या डिसज्वाइन की बात आएगी तो आपने बस वैल्यूज पुट कर देनी है, कटिंग नहीं करेगा, क्योंकि आगे मजीद इसकी कैलकुलेशन होती है इसलिए। अब हम देखते हैं कि ये जो दोनों प्रोबेबिलिटी हमने निकाली हैं, इसमें कोई जो है वो कॉमन बात है, कोई भी सिमिलर बात हो इसमें, तो देखते हैं। अब यहाँ पर हमने 16 बॉयज लिए थे, ठीक है। ऊपर वाली जो प्रोबेबिलिटी थी उसमें आप बॉय थे, तो हमने जो बॉय लिए थे वो 16 लिए थे, मतलब पूरे 16 बॉयज हमने ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी में लिए थे, ठीक है। और नीचे वाली जो प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी B जो हमने निकाली, यहाँ पे भी तो बॉयज हैं ना, मतलब 13 जो फैट स्टूडेंट्स हैं, तो उन 13 फैट स्टूडेंट में से 8 तो फैट बॉयज हैं, और ऊपर जो 16 बॉयज हैं इसमें से भी तो 8 फैट बॉयज हैं, मतलब 16 बॉयज का हाफ उन्होंने कहा था कि आधे जो हैं वो फैट बॉयज हैं। तो यहाँ इस 16 बॉयज में से जो है वो 8 फैट बॉयज हुए, और इस 13 फैट स्टूडेंट्स में से भी 8 फैट बॉयज हुए। तो यहाँ पे 8 फैट बॉयज कॉमन बात है कि यहाँ जो 16 लड़के हैं उसमें से 8 लड़के जो है वो बीमार हैं, और यहाँ से जो 13 स्टूडेंट्स मैंने बीमार लिए हैं उसमें से भी तो 8 फैट बॉयज ही है ना, मतलब 8 जो है वो लड़के बीमार ही लिए ना। तो यहाँ पे जो कॉमन बात है ना वो 8 फैट बॉयज की आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी उसको, अच्छा यहाँ पर जो है अगर इस तरीके की बात आ जाए कि भाई कोई कॉमन बात निकल के आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैंने 16 बॉयज़ लिए टोटल, इस 16 बॉयज़ में से 8 जो थे वो फैट बॉयज़ थे, ये एक बात हो गई। अब यहाँ पे जो मैंने 13 फैट स्टूडेंट्स लिए इसमें से भी जो 8 हैं वो फैट बॉयज़ हैं,
तो दोनों में एक कॉमन बात क्या है कि ऊपर भी 8 फैट बॉयस आ रहे हैं और नीचे भी 8 फैट बॉयस आ रहे हैं। तो ये कॉमन बात हमारे पास नजर आ गई, हमारे सामने आ गई। तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी। जो भी कॉमन बात होगी वो बात हमारी कहलाएगी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी। तो हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू जाइए वो 8। यहाँ पे जो कॉमन बात आई है वो फैट बॉयस की आई है। तो वो जो फैट बॉयस थे उनकी क्वांटिटी क्या थी, 8 फैट बॉयस की जो है वो कॉमन बात आई है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे उसकी क्वांटिटी शो कर देंगे कि यहाँ पे जो कॉमन बात है वो फैट बॉयस की है और फैट बॉयस जो है वो टोटल 8 है। तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया, ठीक है। कोई भी कॉमन बात होगी उसकी हम क्वांटिटी शो कर देंगे बस यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कॉमन बात थी वो फैट बॉयस की थी और फैट बॉयस जो थे वो 8 थे। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट भी इज इक्वल टू 8 आया हमारा। उसको भी इसी तरीके से जो है ना फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट भी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्ट बी डिवाइड बाई एन एस। मतलब जो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी आई है उसको भी डिवाइड करेंगे एन एस से। तो एन इंटरसेक्ट बी क्या हुआ हमारा 8 और एन एस हमारा क्या हुआ कि 26। यहाँ भी हम कोई कटिंग नहीं करेंगे, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि आगे जाके मजीद हमें कैलकुलेशन करनी है। अब जब जॉइंट आ जाए, ठीक है, मतलब कोई कॉमन बात नजर आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जॉइंट है। तो हमने लिखा कि प्रोबेबिलिटी ए एंड प्रोबेबिलिटी बी आर जॉइंट इवेंट। क्योंकि जॉइंट इवेंट है, इनमें कॉमन बात है, तो इसलिए हमने लिखा कि ये जो दोनों प्रोबेबिलिटी है ए एंड बी आर जॉइंट इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ए तो उसका फॉर्मूला बिल्कुल अलग होगा। उसका फॉर्मूला का प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी। ठीक है, जब इवेंट्स ज्वाइंट होंगे तो उसका फॉर्मूला आप ये वाला अप्लाई करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए आपने यहाँ से ले ली, ठीक है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए आपने पिक करी, यहाँ से प्रोबेबिलिटी बी आपने पिक करी और यहाँ से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी आपने पिक करी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ए क्या थी 16 डिवाइड बाई 26, प्लस का साइन आ गया। प्रोबेबिलिटी बी क्या थी 13 डिवाइड बाई 26 माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी क्या थी हमारे पास 8 डिवाइड बाई 26। अब मैंने कहा था कि जब फ्रैक्शंस हो और बीच में प्लस माइनस का साइन हो तो हम क्या करेंगे, नीचे के डिनोमिनेटर को एक जगह करके रख देंगे और ऊपर वाली वैल्यूज को माइनस हो रही होंगी तो माइनस कर देंगे, प्लस हो रही होंगी तो प्लस कर देंगे। तो 16 ऐसे आ गया, प्लस का साइन ऐसे आ गया, 13 ऐसा आ गया, माइनस का साइन ऐसे आ गया, 8 ऐसे आ गया। ये डिनोमिनेटर सेम थे, इसको मैंने एक ही जगह करके रख दिया और प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऐसे आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ए यूनियन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 16 प्लस 13 माइनस 8। जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास आंसर आया 21 और 26 ऐसे आ गया। ये कटिंग नहीं हो रहा है किसी भी टेबल से, ठीक है ना, तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारे जॉइंट इवेंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ई पार्ट था वो जॉइंट या डिसजॉइंट का था। तो ये हमें आगे सॉल्व करके पता चलता है, मतलब क्वेश्चन को देखते हुए हम पता नहीं लगा सकते कि जॉइंट होगा या डिसजॉइंट होगा, ठीक है। हम पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फिर हमें पता चलता है कि भाई जो दोनों प्रोबेबिलिटी हमने निकाली ये जॉइंट है या डिसजॉइंट। तो यहाँ पे जॉइंट थी, तो जॉइंट अगर होगी तो जॉइंट के हिसाब से फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, अगर डिसजॉइंट होगा तो डिसजॉइंट के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिसजॉइंट का फॉर्मूला बस इतना होगा कि प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, ठीक है, और अगर जॉइंट होगा तो उसका फॉर्मूला में क्या आ जाएगी माइनस प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्ट बी, ठीक है। डिसजॉइंट में आपने बस दोनों प्रोबेबिलिटी को आपस में प्लस करना है, लेकिन अगर ये जॉइंट मतलब डिसजॉइंट में और अगर जॉइंट आ जाए तो आपने दोनों प्रोबेबिलिटी को आपस में प्लस भी करना है और इस वाली प्रोबेबिलिटी को माइनस भी करना है, ठीक है। तो ये जॉइंट का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। डिसजॉइंट का फॉर्मूला मैंने प्रीवियस कोई क्वेश्चन था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो जॉइंट और डिसजॉइंट के क्वेश्चंस पेपर्स में आते हैं, इसलिए मैंने जो है उन दोनों फॉर्मूला जो है ना सिखा दिए हैं कि जॉइंट का किस तरीके से फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे और डिसजॉइंट का किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ई पार्ट था वो आप लोग का कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन में जैसे डायरेक्ट निकाल ली हूँ और अदर चीज़ें भी थी जैसे जेड टेबल थे, ठीक है ना, और जो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन जो था जो जेड टेबल और टी टेबल के थ्रू निकलता है, तो ये मैंने आप लोगों को डायरेक्ट बताया। तो शायद आप लोग को ये आता भी हो, ठीक है ना। तो अगर नहीं आता हो या टी टेबल में कोई मसला हो, कन्फ्यूजन हो रही हो या टी टेबल नहीं देखना आ रहा हो या जो है वो कैलकुलेटर से आपको पावर लेनी नहीं आ रही हो, ठीक है ना, और या आपको कॉम्बिनेशन लेना ना आ रहा हो या परमुटेशन लेना ना आ रहा हो, तो आप लोग ग्रुप पे मुझसे पूछ लीजिएगा, ग्रुप पे मैं आप लोग को बता दूंगी।